नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 राजस्थान अध्ययन। इसके दूसरे अध्याय जिसका नाम था भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें हम आज असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है और महात्मा गांधी की भूमिका इस आंदोलन में किस प्रकार की थी, उसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, 1920 का समय होता है। इस वक्त गांधी जी धीरे धीरे उस खिलाफत आंदोलन में खींचे जा रहे थे जिसके मद से उन्हें शीघ्र ही सरकार से असहयोग करने की घोषणा करनी थी। जब वह दक्षिण अफ्रीका में थे तभी से उनके मन में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उन्होंने अली बंधुओं से संपर्क स्थापित किया और वे मानते थे कि खिलाफत की मांग न्यायोचित थी। उनके लिए खिलाफत आंदोलन हिंदू और मुसलमानों को एकता में बांधने का एक ऐसा सुअवसर है जो सैकड़ों वर्षों में नहीं आएगा। यह खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी के विचार थे। नवंबर 1919 में गांधी जी खिलाफत आंदोलन के सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन ने मुसलमानों से कहा कि वे मित्र राष्ट्रों की विजय के उपलक्ष्य में आयोजित सार्वजनिक उत्सवों में भाग न लें। घोषणा की गई कि यदि ब्रिटेन ने तुर्की के साथ न्याय नहीं किया तो बहिष्कार और असहयोग शुरू होगा। अमृतसर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन करने का फैसला किया। असहयोग आंदोलन का यह कार्यक्रम 1 अगस्त 1920 से शुरू किया गया। इसकी सफलता के लिए कांग्रेस का सहयोग अनिवार्य था। गांधी जी की अपील ने नरमपंथियों और उग्रपंथियों दोनों ही वर्गों के नेताओं को आकर्षित किया था, क्योंकि उन्होंने नरमपंथियों के साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य के लक्ष्य को उग्रपंथियों के असहयोग के माध्यम से प्राप्त करने का लक्ष्य से मिला दिया था। यहाँ तक कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने भी उन्हें एक अवसर देना चाहा था। अब क्या था असहयोग आंदोलन की नई योजना? कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में अपने विशेष अधिवेशन में स्वीकार कर ली। कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव में ऐलान किया गया कि महात्मा गांधी ने जो उत्तरोत्तर बढ़ने वाला अहिंसात्मक आंदोलन आरंभ किया है वह तब तक जारी रहेगा जब तक कि उक्त अन्याय की बातों का निराकरण नहीं किया जाता और स्वराज्य नहीं कायम हो जाता। यह बात सितंबर 1920 में हुए कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वीकार की गई थी। असहयोग का यह आंदोलन कई मंजिलों से होकर बढ़ना था। इसकी शुरुआत सरकार की दी हुई उपाधियों को त्यागने से होती है और इसमें 3 तरह के बहिष्कारों को शामिल किया जाता है। 3 तरह के बहिष्कार में धरना सभाओं का, अदालतों का तथा स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार शामिल होता है। इसके साथ ही साथ घर घर में फिर से चरखा और करधा चालू करने की बात थी। आंदोलन की अंतिम अवस्था में करना थी, पर यह निश्चित नहीं था कि यह समय कब आएगा। अदालतों में वकीलों ने काम का बहिष्कार किया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में होता है। वहां लगभग एकमत से नया कार्यक्रम पास हो गया। इसके पहले कांग्रेस का लक्ष्य साम्राज्य के अंदर रहते हुए औपनिवेशिक स्वशासन प्राप्त करना था, जिसे बदलकर शांतिपूर्ण उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य। दिसंबर 1920 में वार्षिक अधिवेशन जो कि नागपुर में होता है उसमें तय किया जाता है। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस को नया संविधान देकर उसके ढांचे को व्यवस्थित किया। कांग्रेस को एक ठोस और प्रभावकारी राजनीतिक संगठन में बदल दिया गया, जिसमें 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति तथा 350 सदस्यों की एक अखिल भारतीय समिति और ऐसी प्रांतीय समितियों की व्यवस्था हुई जिसका संबंध जिलों से लेकर कस्बे, तहसीलों और गांवों तक हो गया था। कार्यकारिणी समिति को ऐसा समन्वित आकार दिया जाना था जिसे 12 महीनों सक्रिय रहकर काम करना था। आमतौर पर इसके फैसले की समीक्षा करने और उसके निर्णयों को बदल देने तक के भी अधिकार थे। प्रांतीय समितियों का पुनः संगठन भाषाई आधार पर हुआ। ये समितियां हर प्रदेश के लिए अलग अलग थीं। इसी क्रम में गांव के ऊपर क्षेत्र, तहसील और फिर जिले के लिए भी इकाइयां
बनती थी। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने वाली प्रतिनिधियों के चुनाव सदस्यता के आधार पर किया जाता था, यानी 50,000 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि। इस व्यवस्था में कांग्रेस प्रतिनिधि बहुल संस्था बन गई, क्योंकि सदस्यता का वार्षिक चंदा मात्र 25 पैसा था। अतः इसके सदस्यों की संख्या में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि होती गई। हालांकि यह सदस्यता भी आवश्यक नहीं थी। सदस्यता के लिए कांग्रेस के लक्ष्यों और सिद्धांतों की स्वीकृति ही पर्याप्त थी। इसकी वजह से यह दल भारत में लाखों लाख गरीबों तक पहुंच गया। आयु की सीमा घटाकर भी 18 वर्ष कर दी गई। अब क्या था? अब तो इसमें और तरुणाई सी आ गई थी। सन 1923 तक ग्रामीण सदस्यों की संख्या शहरी सदस्यों की संख्या से दोगुनी हो गई थी। अब देखिए, आधारभूत परिवर्तन न केवल दल की सामाजिक बनावट में बल्कि उसके दृष्टिकोण और नीतियों में भी किया गया था। सदस्यता अब केवल एक निष्क्रिय काम न होकर एक जीवंत प्रतिबद्धता बन गई थी। कांग्रेस राजनीतिक सामाजिकरण का एक शस्त्र बन गई। इसने खादी, छुआछूत निवारण, मद्य निषेध और राष्ट्रीय शिक्षा के काम हाथ में लिए। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग ने शिक्षितों और आम जनताओं के बीच की दीवार को तोड़ दिया। एक तिलक स्वराज्य कोष की स्थापना हुई, जिसमें 6 महीने के भीतर 1 करोड़ से भी अधिक धन इकट्ठा हो गया। इसके कारण अब क्या था? संगठन वित्तीय मामलों में स्थिर हो गया। इस प्रकार जन समर्थन की नींव पर खड़े एक धर्मनिरपेक्ष दल ने गांधी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत अस्त्र से साम्राज्यवादियों से संघर्ष करने का फैसला किया। जल्द से जल्द स्वराज्य प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने का जो नया कार्यक्रम अपनाया, उससे जन आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ चला। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में यह भविष्यवाणी की कि स्वराज्य 1 वर्ष के अंदर मिल जाएगा। यहाँ तक कि उसके लिए उन्होंने एक तारीख भी निश्चित कर दी। 31 दिसंबर 1921 से पहले स्वराज्य मिल जाने वाला था। गांधी जी के अनुसार बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि सितंबर 1921 में गांधी जी एक सम्मेलन में गांधी जी ने ये कह डाला कि साल खत्म होने से पहले पहले स्वराज्य प्राप्त कर लेने का मुझे इतना पक्का विश्वास है कि बिना स्वराज्य के लिए मैं 31 दिसंबर के बाद जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकता। ये बात सितंबर 1921 में गांधी जी ने एक सम्मेलन में कही थी। कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों द्वारा चुनावों से अपने नाम वापस लेने के बाद वकीलों से वकालतों का और जनता से शिक्षण संस्थाओं, विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों का बहिष्कार करने पर जोर दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिए। जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी, बिहार, गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस ने इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्राध्यापन का कार्य किया। 30 दिसंबर 1921 तक विदेशी कपड़ों के पूर्ण बहिष्कार का काम पूरा कर दिया जाना था। शताब्दी के पहले दशक में स्वदेशी आंदोलन के दौरान धरने और सार्वजनिक स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति होनी थी। छात्र समुदायों को स्वयंसेवकों के रूप में संगठित किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय मसले के प्रचार, दान की रकम के एकत्रण, अंग्रेजों का साथ देने वालों के विरुद्ध प्रदर्शन, पंच निर्णयों वाली अदालतों का संचालन और विदेशी वस्तुएं बेचने वाली दुकानों के सामने धरना देने का काम किया। आंदोलन को वेल्स के राजकुमार के आगमन के बहिष्कार में असाधारण सफलता मिली। बम्बई में हड़ताल हुई और समुद्र तट पर एक सभा की गई, जिसमें गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। लेकिन भीड़ अनुशासनहीन हो गई। पुलिस ने गोलियां चलाई। कलकत्ता में खिलाफत वालों और पुलिस के बीच एक संघर्ष के अलावा हड़ताल पूरी तरह सफल रही। सरकार बहुत संकट में आ गई थी। उसने दमनकारी कदम उठाने का फैसला लिया। कांग्रेस और खिलाफत सेवकों के संगठनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। जनसभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये संगठन और भाषण की स्वतंत्रता को एक चुनौती थी, क्योंकि इसके बिना कोई भी राजनीतिक दल चल नहीं सकता था।
चित्तरंजन दास ने चुनौती को स्वीकार करके आदेश की अवज्ञा की करते हुए कहा, मैं महसूस करता हूँ कि मेरी कलाइयों में हथकड़ियाँ पड़ी हैं और मेरे शरीर पर लोहे की जंजीरों का वजन है। पूरे पूरी पूरा देश ही एक लंबा चौड़ा कारागार है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं जीवित हूँ या मर गया हूँ। उनकी पत्नी और पुत्र की गिरफ्तारी के बाद हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना नाम लिखवाना शुरू कर दिया। सन 1921 के अंत तक गांधी जी को छोड़कर शेष सभी नेता जेल की सीखचों के भीतर थे। कार्यकारिणी ने हर प्रांत को कुछ खास शर्तों पर नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी थी, लेकिन मोपला के विद्रोह और बम्बई की दंगों की वजह से गांधी जी बेचैन हो उठे। वह धीरे धीरे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने आंदोलन को शहरों से, जहां अहिंसा असफल हो गई थी, हटाकर गांवों में तेजी से करने का फैसला किया। अहमदाबाद कांग्रेस ने ये दृढ़ निश्चय प्रकट किया कि वह अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन को और भी जोर से चलाएगी और उस वक्त तक जारी रखेगी जब तक कि भारत सरकार की बागडोर जनता के हाथ में ना आ जाए। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए सारे अधिकार गांधी जी को दे दिए गए। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को वायसराय को अपनी प्रसिद्ध चुनौती दी। देश के सामने सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है कि वह अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अहिंसा का कोई तरीका अपनाए। घोषणा की गई कि गांधी जी गुजरात के बारदोली में इसकी आजमाइश करेंगे, लेकिन इसके पहले कि बारदोली में नागरिक अवज्ञा का एक व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाता, 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर एक घटना घट गई। पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाने के जवाब में कुछ किसानों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। बारदोली में शीघ्रता से कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। गांधी जी के जोर देने पर 12 फरवरी को नागरिक अवज्ञा स्थगित करके एक रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर सहमति हुई। बारदोली के फैसले से बहुत से राष्ट्रीय नेताओं को आघात लगा। सुभाष ने इसे राष्ट्रीय आपदा पड़ा। उन्होंने नेहरू को ये विश्वास दिलाया कि यदि स्थगन ना हुआ होता तो हम लोगों ने अनिवार्यतः अहिंसक के बजाय एक हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया होता। पीछे हट जाने के इस कदम से हमारा संघर्ष समृद्ध होगा। हम अपने लंगर स्थल पर वापस लौट आए हैं। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राज्य के विरुद्ध द्वेष फैलाने का अभियोग लगाया गया। गांधी जी ने अपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करने के सिलसिले में जो तर्क दिए, उसकी वजह से वह मुकदमा ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं अभियोग स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा, न चाहते हुए भी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ब्रिटेन के संबंध ने भारत को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इतना असहाय बना दिया है जितना वह पहले कभी नहीं था। शहरों के रहने वाले नहीं जानते कि किस तरह आधा पेट भोजन करने वाली जनता धीरे धीरे मृत्यु के निकट पहुंच रही है। वे नहीं महसूस करते कि कानून द्वारा भारत की में स्थापित ब्रिटेनी सरकार जनता का शोषण करने के लिए ही चल रही है। आंकड़ों का कोई कुतर्क, कोई बाजीगरी इस प्रमाण को गलत नहीं सिद्ध नहीं कर सकती कि बहुत से गांव में नरकंकाल पड़े हुए हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि प्रशासन से संबंध अंग्रेज या उनके भारतीय सहयोगी नहीं जानते कि उनसे यह अपराध करवाया जा रहा है, जिसके बारे में मैं बताने की कोशिश की है मैंने। मुझे विश्वास है कि बहुत से अंग्रेज और भारतीय अधिकारी ईमानदार पूर्वक यह समझते हैं कि वे संसार की एक सर्वोत्कृष्ट प्रणाली को लागू कर रहे हैं और भारत सुस्थिर ढंग से लेकिन धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। अपने वक्तव्य का समापन करते हुए उन्होंने कहा कि उनका विश्वास है कि बुराई से असहयोग करना वैसा ही फर्ज है जैसा अच्छाई से सहयोग करना। उन्होंने अदालत से मांग की कि कानून के अंतर्गत जिसे जानबूझकर किया गया अपराध माना जाता है, उसके लिए बड़ी से बड़ी सज़ा भी, जो भी सज़ा दी जा सकती है, मुझे दी जाए। मुझे यही एक नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य लगता है।
मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए कहा, ये तथ्य है कि आप अपने देश के लाखों लाख लोगों के निगाह में एक महान देशभक्त और नेता हैं, लेकिन अदालत की निगाह में कानून तोड़ने और उसकी आत्मस्वीकृति करने वाले व्यक्ति गांधी को 6 साल की सज़ा दी गई, वही सज़ा जो 1908 में लोकमान्य तिलक को दी गई थी। फिलहाल 12 फरवरी 1922 को आंदोलन में जो पड़ाव आया था वह अस्थायी साबित हुआ। मॉन्टेस्क्यू और बर्केनहेड ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। यह कथन मॉन्टेस्क्यू और बर्केनहेड के द्वारा कहे गए थे। अगर चुनौती दी गई तो उसका उत्तर पूरी ताकत से दिया जाएगा। गांधी ने आंदोलन वापस लेने के बाद 23 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में अपने लेख में इस चुनौती का उत्तर दिया। याद रहे, मॉन्टेस्क्यू और बर्केनहेड की चुनौती का उत्तर गांधी ने 1922 में यंग इंडिया के लेख में दिया कि अंग्रेजों को ये जान लेना चाहिए कि सन 1920 ईस्वी में छिड़ा संघर्ष अंतिम नहीं है, निर्णायक संघर्ष है। फैसला होकर रहेगा, चाहे 1 महीना लग जाए या 1 साल लग जाए, कई महीने लग जाएं या कई साल लग जाएं। अंग्रेजी को हुकूमत चाहे उतना ही दमन करे जितना सन 1857 के विद्रोह के समय किया था।